Venus and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भागवत। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जब हमने एक बार मैग्नेट को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था तब उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा था वो हमने निकाला था और हमारा वो फॉर्मूला क्या आया था टॉर्क का, दैट इज mv sin थीटा। और वहां से हमने जो थीटा था वो हमने मेंशन किए थे अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारा होता है टॉर्क जब हमारा एक बार मैग्नेट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो टॉर्क लगता है, जो कि टॉर्क है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, रोटेट करता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करता है तो हमें पता है हमेशा टॉर्क क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में करता है तो टॉर्क हमेशा कब होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इस तरीके से। तो ये हम जो है प्रीवियस लेक्चर में इसको हम कर चुके, ठीक है, मेंशन कर चुके। अब हम बात करते हैं कि अब देखो डेफिनेटली हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं क्योंकि हमें अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मैग्नेटिक डायपोल की। तो अगर मान लो हम ऐसे कंसीडर करें कि मान लिया कि इसी तरीके से हम इसमें देखो, इसमें हम एक स्प्रिंग को लेकर के अगर इसको कंसीडर करें, मान लिया कि हमने एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मान लिया हमने ऐसे प्रेस कर दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली स्प्रिंग क्या होगा, जैसे ही हम उसके ऊपर से फोर्स को रिमूव करेंगे तो डेफिनेटली जो स्प्रिंग अपनी उसी पोजीशन में आएगा। सेम उसी तरीके से हमारा ये बार मैग्नेट होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, इसने इसके ऊपर टॉर्क लगाया, लेकिन इसके अगेंस्ट भी तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा ना। इसके जो ये टॉर्क लग रहा है ना, जो इसको रोटेट करना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, इसके अगेंस्ट एक रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा। देखो रिस्टोरिंग टॉर्क कौन सा होगा, जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वही हमारी क्या होगी, एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल। बिकॉज ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, जब ये बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, अगर देखो हम यहाँ से ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, मान लिया हमारा बार मैग्नेट ऐसे हमने सस्पेंड कर दिया एक, ठीक है, रस्सी के साथ हमने सस्पेंड कर दिया, तो क्या होगा, जब कर दिया तो क्या होगा, जैसे ये रस्सी जो है हमें पता है नॉर्थ टू साउथ पोल, ये जो बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाएगा डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो जैसे ही हमने क्या किया, ये ऐसे कर दिया, अब डेफिनेटली ये मान लिया ऐसे है, तो क्या होगा, जो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, देखो इस डायरेक्शन में फ्लो, लेकिन इसका जो रिस्टोरिंग टॉर्क है स्प्रिंग की तरह एक्ट करेगा, जैसे स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होता है, क्लियर। अब इसमें देखो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, यू, मतलब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही एक तरीके से हमारे रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। अगर मान लिया देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका हमने क्या निकाली थी, वेक्टर फॉर्म निकाली थी ना, m क्रॉस b, ये हमारी वेक्टर फॉर्म थी, ठीक है। अगर मान लिया इसकी जो इंटरनल जो ये निकालेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ m क्रॉस b। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इस टॉर्क को हमेशा अपोज करता है। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग टॉर्क वापस से इस बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा। तो इस माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये इस वाले जो ये टॉर्क है ऊपर जो पहले लग रहा था बार इसके मैग्नेट के ऊपर, ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, क्लियर। तो हम अब हमें क्या निकालनी है, वो पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये फॉर्मूला निकालना है हमें, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, देखो क्या होगा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा ना वो वर्क की फॉर्म में बाहर आएगा, मतलब वो क्या होगा, इस बार मैग्नेट के ऊपर वो रिस्टोरिंग टॉर्क एक वर्क की तरह एक्ट करेगा, मतलब ये इस तरीके से होगा, तो इसके ऊपर इस बार मैग्नेट के ऊपर वर्क होगा, वो वर्क का फॉर्मूला हमें निकालना है। अब देखो हमें पता है वर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लिया स्मॉल वर्क डन, अगर मान लिया कि हमें पता है कि ये जो बार मैग्नेट है इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल रिस्टोरिंग टॉर्क लग करके ये बार मैग्नेट उतना, मतलब इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था इसको, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क ने क्या किया, थोड़ा सा थीटा एंगल इसको अपनी तरफ इसके ऊपर वर्क कर दिया, क्लियर। तो देखो यहाँ से dw क्या होता है, जब स्मॉल वर्क डन हो तो स्मॉल वर्क डन होता है तो हमारा फोर्स, और d की जगह हम क्या लिख देते हैं, dx। जब हम स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम अगर स्मॉल डिस्टेंस है और अगर उसके ऊपर बिल्कुल स्मॉल वर्क हो रहा हो, ठीक है, और हम क्या करते हैं फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि नेट वर्क डन निकालना है ना, हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम कैपिटल w लिख लेंगे ना, यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, ऐसे सोल्व करते हैं ना इसमें। अब देखो अब ये जो इक्वेशन होती है ये हमें पता है लीनियर मोशन होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में मूव कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि हमारा जो बार मैग्नेट है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है।
रोटेटिंग मोशन में तो अलग इक्वेशन बनेगी ना, ये तो हमारे लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन होती है। हमारे जो टॉर्क के लिए जो हम बॉडी रोटेट करती है उसके लिए क्या इक्वेशन होगी, उसके लिए हमारी क्या इक्वेशन होगी, टॉर्क इज इक्वल टू, देखो वर्क की जगह, देखो वर्क की जगह हम अगर लिखेंगे, देखो वर्क क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क, बिकॉज डेफिनेटली इट इज अ रोटेटिंग बॉडी, तो यहाँ से टॉर्क, ठीक है। और यहाँ से dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, d थीटा, dw अगर लिखेंगे ना यहाँ पे dw, अगर मान लिया dw इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे dx की जगह पे d थीटा। क्लियर हुआ, ये हम रोटेटिंग बॉडी के लिए करें तो रोटेटिंग बॉडी के लिए हमारी ये इक्वेशन बनेगी, ये हमारी लीनियर बॉडी के लिए बनी है। अगर लीनियर मोशन में जा रही है ना, लीनियर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट जा रही है तो उसके लिए हम ये इक्वेशन लगाएंगे, अदरवाइज हमारी जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर, तो यहाँ से देखो dw किसके इक्वल बनेगा, टो इंटू d थीटा। अब हम करते हैं बात कि हमारा इस बार मैग्नेट के ऊपर कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर कि कितना वर्क डन हुआ वो फाइंड आउट करेंगे। देखो हमारा वर्क डन जैसे हमने क्या निकाला था, dw इज इक्वल टू टो d थीटा। ठीक है, अब यहाँ से टो हमें पता है कि देखो टो हमारा ये प्रिंसिपल में निकाला था, दैट इज md sin थीटा, ये निकाला था ना हमने, टॉर्क हमारा क्या होता है ये हो जाएगा। अब हमें क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है तो वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो अब बात आती है क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना, अब इंटीग्रेशन क्यों करना है, क्योंकि हमें पूरा मतलब नेट वर्क डन चाहिए। नेट वर्क डन इस बार मैग्नेट के ऊपर क्या होगा, नेट वर्क डन का मतलब क्लियर हुआ कि उसके ऊपर कितना रिस्टोरिंग जो टॉर्क है वो एक्ट करेगा। टॉर्क तो एक्ट कर ही रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन कितना रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, और वो रिस्टोरिंग टॉर्क हमारा वर्क डन होता है, और वो वर्क डन हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कर सकते हैं ना, तो dw इज इक्वल टू w आ जाएगा, और इसमें हम जो इंटीग्रेशन करेंगे ना वो अब देखो इंटीग्रेशन पे बात करते हैं। अब इंटीग्रेशन है तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ना कुछ तो लिमिट हमें चाहिए, तो वो लिमिट अब देखो क्या होगा। देखो अगर मान लिया कि हमारा ये जो बार मैग्नेट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, क्लियर, तो जैसे मान लिया कि थोड़ा सा थीटा एंगल इसके ऊपर वर्क डन होगा, मान लिया कि ये बार मैग्नेट थोड़ा सा पहले इसके साथ थीटा एंगल था, क्लियर, अब क्या हुआ ये बार मैग्नेट मान लिया ये वाला एंगल, क्योंकि ये देखो ये दोबारा जो नया बार मैग्नेट बनाया है मैंने, क्योंकि इसके ऊपर कुछ रिस्टोरिंग टॉर्क लगा ना, तो रिस्टोरिंग टॉर्क डेफिनेटली इसको इस डायरेक्शन में खींचना चाहेगा, तो इसीलिए मैंने d थीटा लिया है। ठीक है, d थीटा लिया है, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि मान लिया अगर ये वाला थीटा 1 है और इसको रोटेट, अगर ये देखो रिस्टोरिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, और मान लेते हैं कि ये जो पूरा है ये मान लिया थीटा 2 हो जाए, है ना, थीटा 1 ये था, इसको रोटेट करने थोड़ा सा क्योंकि इसके ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट किया, और इसको हम मान लेते हैं थीटा 2, तो यहाँ से जो हमारी लिमिट बनेगी वो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 बनेगी। क्लियर, तो यहाँ से हमारी लिमिट ऐसे चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारा देखो वर्क डन क्या जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, अब तो हमें पता है क्या होता है हमारा mb sin थीटा, तो यहाँ से देखो तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 ये आ जाएगा mb sin थीटा डी थीटा। अब हमारे पास mb ये कांस्टेंट है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी हमारे पास चीजें कांस्टेंट हैं। sin थीटा देखो वर्क डन इज इक्वल टू mb को हम बाहर ले लें, अब देखो sin थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है माइनस cos थीटा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर थीटा 2 हो जाए। क्लियर, तो हमारे पास देखो ये इक्वेशन बनी है, यानी अगर हम देखो इसको लिखें तो हमारी नेट जो इक्वेशन नेट वर्क डन की इक्वेशन जो बनेगी दैट इज माइनस mb, और ये आ जाएगा माइनस, अगर माइनस को बाहर ले लिया ना मैंने, यहाँ से माइनस को बाहर ले लिया, देखो यहाँ से माइनस को बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा, देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। क्लियर हुआ, तो यहाँ से हमारे पास जो नेट वर्क डन होएगा इस बार मैग्नेट के ऊपर, जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, नेट वर्क डन मतलब उसके ऊपर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब वर्क डन मतलब वर्क डन हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उस मैग्नेटिक डायपोल में होगा।
क्लियर हुआ यहाँ से? तो हमारा जो वर्क डन का जो फॉर्मूला बनेगा वो माइनस एम बी कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा। ठीक है, अगर मान लें इसको यहां से ये इक्वेशन बनाना चाहें हम, देखो इसको हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। अगर अगर हम देखो यहां से कोस थीटा टू को हम क्या मान लें, अगर कोस थीटा टू को अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, और थीटा वन को अगर हम 90 मान लें, ठीक है, अगर कोस थीटा टू को अगर हम थीटा मान लें और थीटा वन को अगर हम 90 मान लें, मतलब यहाँ से देखो क्या हुआ, ये जो हमारा थीटा टू है ना, ये जो हमारा बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क इसके ऊपर जो एक्ट किया था, ये जो पूरा थीटा टू है अगर हम मान लेते इसको थीटा है ये हमारा, और जो थीटा वन है मान लेते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री है, अगर मान लिया थीटा वन माने पहले हमारा डायपोल 90 डिग्री है, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज माइनस एम बी कोस थीटा, क्योंकि थीटा वन तो हमारा 90 है ना, 90 वाली टर्म कैंसिल, कोस 90 हमारा 0 और कोस थीटा 2 हमारा थीटा है, तो एम बी कोस थीटा माइनस एम बी, यानी हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम, और हमें पता है कि अगर कोस थीटा है तो वो डॉट प्रोडक्ट में हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी। चूंकि हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ये जो हमारे दोनों वेक्टर साइन होते हैं, तो इस पे हम वेक्टर का साइन लगाएंगे, तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक। क्लियर हुआ यहाँ से? अब देखो इसमें हमारे पास अलग अलग केस बन जाते हैं, जैसे हमारा ये फॉर्मूला बना था ना, क्या बना था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी कोस थीटा। अब इस पे जैसे वर्क डन है ना, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा उस मैग्नेटिक में, तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं वर्क डन को, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, एक ही तरीके से होगा, क्योंकि देखो ये किस बेस पे हुआ, ये हमारा जो वर्क डन से है ना, यू कैसे आया है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम की थी ना, कि सारा का सारा जो नेट वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है हमें कि जो हमारा वर्क डन है वो चेंज इन दी माइनस ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो हम उस जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसका यूज करके हम वर्क डन की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी यानी यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखो इसमें केस बनते हैं, जैसे ये हमारा फॉर्मूला आ गया ना, देखो मेन हमारा फॉर्मूला ये है एम बी कोस थीटा, वैसे अगर इसको डॉट प्रोडक्ट में सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, अब इसके केसेस बनाएंगे हम डिफरेंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया था। अब इसमें देखो अगर मान लिया एक कंडीशन हम फर्स्ट केस लिखते हैं, फर्स्ट केस हम लिख देते हैं कि हमारे जो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, मान लिया कि ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब देखो क्या हो, मतलब जो हमारा बार मैग्नेट है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे है, मतलब उसके बीच में थीटा जो है, जो थीटा है वो 0 है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल हमने बनाया था ना थीटा, वो अगर 0 हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जैसे मान लिया कि ये हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, थीटा एंगल मतलब एक्ट कर रहा है ना, अब देखो सॉरी फोर्स लग टॉर्क लग रहा है, सॉरी टॉर्क लग रहा है, मान लिया ये बार मैग्नेट के ऊपर। अब जहां पे थीटा मतलब 0 का मतलब पता है क्या है, कि यहाँ पे जो बार मैग्नेट जो था ना सेम वैसे ही है, जितना फोर्स लग चुका उस पर लग चुका, अब ये ना तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना ही इस डायरेक्शन में, मतलब थीटा जो हो चुका वो हो चुका, अब जो थीटा है वो 0। क्लियर? तो उस केस में अगर हम टॉर्क देखें ना, तो टॉर्क हमारा क्या बन जाएगा, एम बी साइन थीटा जो होता है ना, थीटा हमारा 0, तो उस केस में हमारा टॉर्क भी 0। लेकिन बात करें अगर पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ ना कुछ तो होगी, बिकॉज हमारे पास कोस थीटा है तो हमें 0 लगानी है। ठीक है, तो इस केस में तो हमारा टॉर्क 0 हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, यानी हमारा जो डायपोल ये जो बार मैग्नेट है ये स्टेबल है, ना इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये स्टेबल है इस तरीके से, तो इसलिए मैंने पहला केस ये लिया स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब हमारा बार मैग्नेट एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो उस केस में हमारा टॉर्क तो 0 हो जाए, लेकिन बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, देखो माइनस ऑफ एम बी, अब थीटा हमारा 0 है तो कोस 0 हमें पता है 1
यानी हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस ऑफ एम डी होगी, यानी देखो वेक्टर साइन लगाएंगे है ना, एम डी cos 0 सॉरी एम डी हो जाएगी। यानी उस केस में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी इसके ऊपर जो है कोई रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो यहाँ से थीटा 0 का मतलब यही है कि हमारा जो बार मैग्नेट है वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर हुआ यहाँ से? अब अगर सेकंड केस हम लेके चले कि केस सेकंड अगर हम देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, इसी में अगर हम केस सेकंड लेकर चले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि हमारा जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब हमारा जो डायपोल है ना, ये सॉरी जो बार मैग्नेट है ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। अनस्टेबल की बात कर रही हूं मैं। ये हमारा जो बार मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और इसके ऊपर इतनी ज्यादा एनर्जी लग गई, सॉरी एनर्जी तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर इतना ज्यादा टॉर्क लग गया कि ये रोटेट हो गया बिल्कुल इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा था, तो इसके ऊपर इतना ज्यादा टॉर्क लग गया कि ये जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर गया। मतलब इसके अनस्टेबल का मतलब यही हुआ ना कि देखो हम ऐसा मान लेते कि इनके बीच में थीटा जो है अगर मान लो 180 डिग्री का हो, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि टॉर्क हम निकालेंगे ना तो उस केस में हमारा जीरो बनेगा। हम ये मान लेते कि थीटा हमारा अनस्टेबल है कि रोटेट होके यहाँ से यहाँ आ गया, तो उस केस में हमारा थीटा 180 डिग्री हो गया। ठीक है? तो अगर मान लिया 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है, अब देखो यहाँ से हमें टॉर्क अगर निकालेंगे हम, हमारा क्या होता है एम बी साइन थीटा, फिर से यहाँ से टॉर्क हमारा जीरो आ गया, मतलब कोसाइन 180 है ना, साइन 180 बनेगा, साइन 180 हमारा जीरो होगा, तो यहाँ से टॉर्क तो फिर से जीरो आ गया। लेकिन बात अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या बनेगी, माइनस ऑफ एम बी और कोस 180 डिग्री, कोस 180 हमारा कितना होता है -1 है ना, तो यू ऑफ माइनस एम बी माइनस ये देखो यहाँ से क्या बनेगा u इज इक्वल टू माइनस एम बी और यहाँ से cos 180 कितना होता है -1, तो यहाँ से u जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस एम बी बन जाएगी। यानी इस केस में जब हमारा बार मैग्नेट क्या हो, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, तो उसके ऊपर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। यानी अब हम यहाँ से कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि इस केस में जब हमारा बार मैग्नेट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उस केस में इस बार मैग्नेट के ऊपर इतनी ज्यादा एनर्जी लगती है कि ये रोटेट होकर के यहाँ पे इसके थीटा 180 बना देता है। क्लियर हुआ? तो यानी इससे यहाँ से ये क्लियर हुआ कि इसके ऊपर इतनी ज्यादा जो है टॉर्क मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करता है कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट होकर थीटा 180 बना देता है। क्लियर? तो इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, उस केस में हमारी क्या बनी थी, मिनिमम बनी थी, है ना, क्योंकि माइनस ऑफ एम बी आया था, माइनस एम बी आया था, उस केस में हमारे पास एम बी आया है ना, तो हमारे पास इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? तो यहाँ से हम इसके अलग अलग ऐसे केस जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है ना, इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है? तो वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। देखो हम अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है इसी के बेस पे कि एक मैग्नेट है जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है कितना, देखो सारी चीजें हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन लिख देते हैं कि देखो मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास कितना गिवन है 1.0 इंटू 10⁴ जूल पर टेस्ला। ठीक है? उसके बाद इज फ्री टू रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो क्या बोल रहे हैं वो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रीली रोटेट कर रही है। ठीक है? वेयर मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना गिवन है 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है? उसके बाद देखो फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम ए डायरेक्शन टू द फील्ड पैरेलल। देखो यहाँ पे थीटा एंगल गिवन है कि एक तो जो रोटेट कर रहा है ना मैग्नेट स्लोली फ्रॉम डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, एक तो फील्ड के पैरेलल है, यानी शुरू में हमारे पास जो θ1 गिवन है ना, देखो जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना उसी डायरेक्शन में ये बोल रहा है, उसी डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, मतलब कि हमारे पास θ1 अगर 0 है, θ1 तो 0 हो जाएगा ना, देखो यहाँ से θ1 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि देखो स्लोली इन डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड,
एंड फील्ड टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री, यानी हमारे पास थीटा टू कितना गिवन है 60 डिग्री। देखो ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो थीटा वन हमारा क्या है 0 डिग्री और थीटा टू हमारा क्या है 60 डिग्री, ठीक है। सॉरी थीटा वन 0 डिग्री और थीटा टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है वर्क डन। देखो वर्क डन तो हम इजीली निकाल सकते हैं। वर्क डन का हमारा क्या फॉर्मूला है, दैट इज माइनस ऑफ mb, ठीक है, cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन, यही फॉर्मूला था ना। थीटा टू हमारा कितना है 60 डिग्री है ना। यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू कितना बन जाएगा माइनस mb और cos थीटा की जगह पे हम cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हमारा कितना होता है 1/2 है ना। cos 60 हमारा 1/2 होता है ना, तो यहाँ से 1/2 है ना। और cos थीटा हमारा 0, तो cos थीटा हमारा 1 है ना। 1/2 माइनस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1/2 m, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है और m की वैल्यू गिवन है, उस तरीके से हम इसमें सारी वैल्यू पुट करके और यहाँ से हमारा नेट वर्क बना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है मैं ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, यानी जब हमारी बार मैग्नेट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है तो कितना उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर वो इस डायरेक्शन रोटेट करना चाह रहा है तो डेफिनेटली एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा जो उसको वापस अपने उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हम रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। और उसका हमारा क्या फॉर्मूला बना था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ mb cos थीटा टू माइनस cos थीटा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि हमारा कैसे मैग्नेटिक फील्ड एंड जो घोंसला है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ना कि कैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक मतलब उसमें भी हमने घोंसला किया था, उसमें हमारी घोंसला की अलग आई थी, लेकिन इसमें जो हम मैग्नेट करेंगे और उसमें घोंसला ऑफ मैग्नेटिज्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।